नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हमारी खास पेशकश, खास मुलाकात। और इस बार खास मुलाकात विशेष इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे आधुनिक भारत में चिकित्सा और संस्कारों की। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर स्वर्णलता हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स निम्स यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर पंकज सिंह हैं, न्यूरोसर्जन और डायरेक्टर हैं निम्स हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी के। आप सभी का स्वागत है सर। दिनेश उपाध्याय जी हैं जो प्राचीन भारत और संस्कार के साथ साथ चिकित्सा पद्धतियों पर भी काफ़ी इन्होंने काम करा है। तो सबसे पहले इन्हीं के पास चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति की अगर बात की जाए तो वो अक्सर प्रकृति से उसका काफ़ी जुड़ाव रहता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति की बात की जाए उसे किस प्रकार से देखते हैं सर आप? चिकित्सा जब से पृथ्वी और जीव का निर्माण हुआ है परमपिता परमेश्वर के द्वारा, चिकित्सा का अटूट नाता जीवन से रहा है। पूर्व काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मूर्छा जब हुई तो संजीवनी बूटी का प्रयोग हुआ है। उस दौरान वर्तमान आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं थी। चिकित्सा तब भी लोग कर रहे थे। उसके बाद वो त्रेता का विषय रहा। द्वापर के अंदर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, सबको पता है जी। शायद मुझे लगता है कि उस दौरान भी कोई एलोपैथी का चिकित्सा उस युग में भी किसी को नहीं दी गई, ऐसा संज्ञान में आया है। वर्तमान में कई तरह की चिकित्सा पद्धति राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कार्य कर रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन मानव जीवन, पशु का जीवन, जीव जंतु का जीवन कहीं न कहीं ये रोग से ग्रसित होते रहते हैं जी। उसमें एलोपैथी चिकित्सा का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग, सिद्धा चिकित्सा और यूनानी, सभी का अपना अपना योगदान है। लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति जो जड़ी बूटियों के द्वारा की जाती थी, योग के द्वारा की जाती थी, उसको बढ़ावा मिले तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं और उसके अंदर आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग ज़्यादा ग्रसित नहीं होंगे। इसलिए आज की तारीख में भारत सरकार ने, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है। आयुष मंत्रालय का निर्माण हुआ है पूर्व में और मंत्रालय चल रहा है। आप देखोगे कोरोना के संक्रमण काल के दौरान आयुष का काढ़ा पूरे विश्व के अंदर वो बात गई है। गिलोय, तुलसी, दालचीनी, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर का इन्होंने कार्य किया है। और कहीं ना कहीं मैं ये बात तो नहीं कहता कि कोरोना को समाप्त कर देंगे या इनके लेने बाद कोरोना नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बात अवश्य मैं कह सकता हूँ कि इन सब को लेने के बाद व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसी भी वायरस को अगर बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उसके अंदर झेलने की कैपेसिटी बन जाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। इसी तरह से योग का है। नेचुरोपैथी का दिवस, योगा दिवस आयुष मंत्रालय ने विश्व को दिया है जी। और ये पहला कार्य है कि भारत ने एक बात कही और पूरी दुनिया ने माना। 21 जून इसी माह में योगा डे का है। वो भारत ने योगा डे का नाम दिया है, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको माना। ये भारतीय संस्कृति की जीत है, भारतीय कल्चर की जीत है। खान पान शुद्ध हो और राष्ट्र के अंदर ऑर्गेनिक फूड, सब्जी के द्वारा, गन्ने के द्वारा या जो भी हम लोग खेती करते हैं उसके अंदर ये यूरिया वगैरह डाला जाता है, इनसे बच करके अगर आदमी देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और वो जो लोकल गांव का जो खाद होता है अगर वो डालें तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह का हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो हम रोग से बच सकते हैं।
एक बात होती है रोग होने के बाद चिकित्सा किया जाना, एक होता है हम लोग पहले ही इतने पावरफुल रहेंगे रोग आए ही नहीं। कोई भी बैक्टीरिया अगर प्रवेश करता है, अगर मैं वीक हूँ तो वो अंदर हमें बीमार कर देगा, और अगर मेरी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो हम बीमार नहीं कर सकते। दूसरा एक विषय ये होता है कि जैसा किसी को फीवर हुआ, फीवर इस बात का सूचक होता है, अगर मैं ये कहूँ उसकी बॉडी का तापमान बढ़ा है, वो इस बात का सूचक है कि इस बॉडी के अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक की जानी चाहिए। लेकिन बुखार के लिए भिन्न भिन्न तरह की मेडिसिन दे करके रोग को दबाया जाना, उस चिकित्सा पद्धति से बाहर निकल करके बुखार का रीजन क्या है, किस पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हुई जो उसकी बॉडी हीट अप हुई, उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। राष्ट्र के बुद्धिजीवी जितने भी हैं, सभी जो सरकारें हैं, उनको इस बात को चिंतन करें कि हम लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा चिकित्सा, यूनानी, इनको भी साथ लेकर के चलें जी। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी इन्हीं सभी चिकित्सकों को हम लोग बिठाएं ताकि रोगी स्वस्थ रह सके। और किसी भी राष्ट्र के अंदर हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से क्या रोगी की संख्या घटी? नहीं घट पाई। इसलिए हॉस्पिटल बढ़ाएं, उसका हम लोग विरोधी नहीं है, बढ़नी चाहिए, लेकिन इस बात के ऊपर भी चिंतन होना चाहिए कि रोगी की संख्या राष्ट्र में घटी है या बढ़ी है। जी, रोगी की संख्या घटने के ऊपर भी चिंतन होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर आऊँगा आपके पास, उससे पहले सर आपके पास मैं आना चाहता हूँ, जैसे अभी दिनेश जी ने भी बताया, और अक्सर ये देखा गया है कि आयुर्वेद हो या फिर आयुष हो और एलोपैथी, दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। और अगर हम अभी कोरोना संक्रमण काल में सब ने देखा है कि न सिर्फ आयुष की पद्धतियां बल्कि एलोपैथी के साथ में मिलकर भी कोरोना से कई लोगों ने ये इस जंग को जीता है और अभी भी लगातार जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी बार बार इन दोनों की पद्धतियों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जबकि इस विवाद का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे और सही रहे। फिर भी विवाद क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा दिनेश उपाध्याय जी का। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ से जुड़े हैं, तो बड़ा एक आत्मीय परिचय मेरा हुआ, और जितना समय मैंने व्यतीत किया इनके साथ, जान के लगा कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी अच्छे इंसान, दिल वाले इंसान हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया, यहाँ पे आए निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर। जहाँ तक बात आती है आपके सवाल की कि कई बार हमने देखा है कि आयुर्वेदा या आयुष जो पद्धति है उसका एक एलोपैथिक पद्धति से कई बार एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतभेद हो जाता है। मेरा मानना है कि कोई भी पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। आज के अगर आप ये पूछते हैं मुझसे कि आपका राइट हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लेफ्ट हैंड, जी, तो ये एक सवाल का जवाब देना मैं समझता हूँ किसी भी एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही हाथों की बराबर महत्व है। तो आज आयुर्वेदिक जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट एलोपैथिक भी है। हमारे साथ एक विडंबना है, देश की एक दुर्भाग्य है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम विदेशी संस्कृति को साथ में लेके चलने में बहुत गर्व और गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जहाँ बात आती है आयुर्वेदा की या योग की, तो योग योगा हो गया और आयुर्वेद आयुर्वेदा हो गया। तो यही दिखता है, अपने आप में दुर्भाग्य दिखाता है कि हम लोग किस मानसिकता से शिकार हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों ही पद्धति या सभी पद्धतियों को साथ में मिलकर चलना होगा, तभी इस विश्व से बीमारियों का और जितने कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर किसी एक अकेली पद्धति को हम लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई अपने आप में विकल्प नहीं है। तो सभी पद्धतियाँ इंपॉर्टेंट हैं और सबको लेना होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि मेन जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य हमेशा यही होता है कि लोगों का जीवन बचे, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें। खैर स्वर्णलता जी, आपके पास भी आना चाहूँगा, और ये सवाल और इस सवाल के बारे में राय आप तीनों से ही पूछूंगा, लेकिन पहले मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, भारत और इंडिया की अवधारणा के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं निम्स यूनिवर्सिटी, निम्स हॉस्पिटल एंड निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर एंड डॉक्टर पंकज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। एज़ मैं भी यहाँ पर काफ़ी टाइम जुड़ी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो और
जिसके थ्रू मुझे ये मौका मिला कि मैं जो आयुष मिनिस्ट्री से हमारे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आज हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखकर मैं ये कहूँगी कि जो एलोपैथी के साथ साथ में इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मुझे एक तरीके से हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि हमारे जो डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी हैं, जो इन्होंने बहुत सारे पुराने टाइम से ये काम करते आ रहे हैं। औषधि में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आयुष में इन्होंने काफ़ी चीज़ें, जो गाड़े का एग्जांपल इन्होंने दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी जैसे मैं खुद भी बहुत विज़िट करती हूँ तो वहाँ पर इनका बहुत अपने आयुष और अपने भारत का, और आप जैसे इंडिया, अभी भारत नहीं है ये, इट्स कॉल्ड इंडिया। सब लोग, अगर मैं भी जाती हूँ तो मैं इंडिया यूज़ करती हूँ, मैं भारत यूज़ नहीं करती। आप देखिए, अगर सेम यही चीज़ें अगर हम अपनी ही सभ्यता को हम बाहर जाकर भूल जाएंगे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, जो कि हमारे स्टूडेंट और आगे सब लोगों को ज़रूरत है। तो मैं चांसलर और डॉक्टर पंकज जी, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, जो सब चीज़ें लाते हैं, तो उसमें ये कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट है उनको भी इस टाइप मतलब की शिक्षा दी जाए कि जो यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हैं तो इंडिया ना बोल के हिंदुस्तान, भारत, उसका योग करें, उपयोग करें। बिल्कुल। दिनेश जी, आपसे भी यही सवाल है। भारत और इंडिया, इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाता है, जबकि है एक ही देश। एक ही देश की संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन है कि हम जो भी सवाल के हम जवाब ढूंढना चाहते हैं वो हमें यहीं पर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया की ओर झुकाव ज़्यादा है भारत के बनिस्बत। आप किस प्रकार से देखते हैं? आपने तो ये दो ही नाम बताए, मैं चार बता देता हूँ। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। जी ये कब कब बने? पहले ही आर्यव्रत था, उसके बाद शकुंतला दुष्यंत का बच्चा पैदा हुआ, राजा भरत, वहाँ से भारत हुआ। भारत के बाद 1907 में बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ जी। अभी इंडिया हुआ। तो इसलिए मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री के चार पांच तो सर ये अपने ही देश में ऐसा है। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वो कभी अमेरिका यूज ही नहीं करते, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। जर्मनी है, फ्रैंकफर्ट है, मतलब ये सब सिटीज हैं। सो अपने ही देश में ऐसी क्यों चीजें? 1943 में जब ये देश आज़ाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी प्रथम प्रधानमंत्री भारत के हुए, देश आज़ाद हुआ, उनका डेथ हुई एक्सीडेंट में, लेकिन प्रधानमंत्री उनकी जगह न बना करके उस देश का दोबारा 47 में फिर टुकड़े हुए। उसके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए। हिंदुस्तान और इंडिया, ये सर के राष्ट्र की चिंता का विषय है ये, कि क्या हम एक कॉमन नाम दे सकते हैं? जी। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रकरण राष्ट्र को पता होना चाहिए, शकुंतला कौन थी, दुष्यंत कौन थे। लेकिन भारत अच्छा है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम भारत लिखते हैं, जब भी कभी इंग्लिश में भी लिखना पड़े तो BHARAT, भारत सरकार या भारत गवर्नमेंट लिखें तो अच्छा है। लेकिन ये राष्ट्र का कार्य है, राष्ट्र का देश होता है, और कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सरकार तो चला सकते हैं, राष्ट्र नहीं जी। राष्ट्र को चलाएंगे इंटेलेक्चुअल, टीचर्स, IAS, IPS, NGO और जो उद्योगपति। जिस दिन ये सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, वहाँ हमारी सरकार सख्ते में आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पंकज सर, आपसे भी यही सवाल है, भारत और इंडिया, आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे मैंने पहले कहा है, और दिनेश जी भी और स्वर्णलता जी भी इसी बात से एग्री करते हैं कि आज हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर खोते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये है कि हम जो अपने बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन्स हैं, उसको अपनी सांस्कृतिक जो हमारी एक धरोहर है उसको सौंप नहीं पाते। जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर हम देखते हैं अपने संस्कृति में, तो वो इतनी अच्छी हैं कि हज़ारों साल तक हिंदुस्तान या भारत ने पूरे देश के, पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। लेकिन जब हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर छोड़ी, तब हम गुलाम बने।
और आज हम एक गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। 75 साल की आज़ादी अगर मानते हैं हम तो हमें मिल चुकी है, और 138 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा निकल गई होगी। उसके बावजूद भी हम देखते हैं जहाँ पर बात चलती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों की, उन मंचों पे हम एक एज ए भारत देश हमेशा फेल ही नज़र आते हैं। इसका क्या रीज़न है? जी, ये रीज़न इसका यही है कि हम लोग अपनी मूल्य, अपनी जो विरासत है उसको खो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों में वो वैल्यूज़, वो मूल्य उनको देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड यही एक चीज़ है जो कि देश की दिशा और दशा बदल सकती है। जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इन मूल्यों के ऊपर ध्यान देना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इन मूल्यों को सिखाना और उन्हें आत्मसात करवाना। अपने डे टू डे लाइफ के जो भी वो काम भी करते हैं उनमें भी अगर इन मूल्यों का समावेश हो तो न सिर्फ हमारा देश, जो पहले एक हम कह सकते हैं विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु वापस बन सकता है, और इस और कार्य भी चल रहा है। सोनलता जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। संस्कार, संस्कृति और आधुनिकता तीनों ही किसी भी व्यक्ति और देश के निर्माण में सहायक होते हैं, पर फिर भी विवाद से इनका जुड़ाव होता है। और ख़ास तौर पर संस्कारों की अगर बात की जाए तो महिलाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती है। आप किस प्रकार से देखती हैं इसको? जी सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहाँ पर संस्कार, कल्चर की बात आती है, वहाँ पर अपना इंडिया आज के टाइम में वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है। और जहाँ संस्कारों की बात है, ये तो मेरा भी मानना है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको अपनी नई शिक्षा और जो पुराने जो कल्चर है उसको नहीं बताएंगे तो हमारा जो इंडिया आप बोल रहे हैं वो भारत नहीं बन पाएगा। जी, बिल्कुल। दिनेश जी, यही सवाल आपसे भी है। संस्कार, संस्कृति और आधुनिकता किस प्रकार से देखते हैं इसे? चंदन है इस देश की माटी, पवित्र भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस आधार के ऊपर राष्ट्र यथा होना चाहिए। प्रत्येक नारी को हम लोग माता सीता के रूप में देखते हैं। इस भूमि की मिट्टी को हम चंदन के समान देखते हैं। भारत की पवित्रता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति सिर्फ भारत को ही नहीं, भारत पूरे विश्व की फाउंडेशन है। अगर कभी भारत की संस्कृति को नुकसान हुआ, विश्व भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक होती है, वहाँ बिल्डिंग लंबे समय जिंदा नहीं रहती। इसलिए विश्व के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को कुछ भी करके अपनी प्राचीन परिपाटी, प्राचीन संस्कृति वो वापस लेके आनी चाहिए। जी, उसके आने से विश्व मजबूत होगा। भारत महागुरु था, आगे भी रहेगा और आज भी है, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है कि 21 जून योगा दिवस भारत की संस्कृति ने दिया, जो पूरी दुनिया ने माना है कि नहीं, योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसलिए ये विश्व गुरु का एक पहला कदम रखा है। भारत ने हमें योगा दिवस दिया है, हमको योग करना चाहिए, ये विषय है। जी, बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और पंकज सर, वैसे तो आपने पहले अभी बताया भी है, लेकिन फिर भी जाते जाते एक आखिरी फाइनल कमेंट हम आपसे चाहेंगे। संस्कार, संस्कृति और आधुनिकता, और आधुनिक भारत और भारत की प्राचीन जो संस्कृति उसे जोड़कर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, जैसे कि पहले भी कहा, कि किसी भी व्यक्ति और देश के निर्माण में इनकी बहुत महत्ता है। आप किस प्रकार से देखते हैं इसे? किसी भी देश का निर्माण उसकी संस्कृति पे ही बेस होना चाहिए। जैसे माननीय दिनेश जी ने कहा कि जिस इमारत की, बिल्डिंग की नींव कमज़ोर होती है, वो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बन सकती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी नई शिक्षा पॉलिसी आई है, शिक्षा की जो नई नीति आई है, अगर आप उसको देखें तो मैं समझता हूँ उसका एक जो मूल है वो यही है कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज के रखना है। और मैं जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है उस नई पॉलिसी की। उसमें जो एक मेन हमारा उद्देश्य बनाया है वो ये बनाया है कि हम अपनी संस्कृति से प्रेरित होकर अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को हम वो एक शिक्षा दे सकें कि जिससे हम ही नहीं, पूरा विश्व हम पे फ़ख्र कर सके। जी, मैं मानता हूँ कि बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी जो एक सांस्कृतिक धरोहर है वो कहाँ से आई और कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है वो। अगर हमारे बच्चे आज अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मैं यही मेरा एक मैसेज है, एक मेरा संदेश है कि कृपया बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और शिक्षा घर से शुरू होती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ये टॉपिक। जी, एक मैसेज मैं भी देना जी, चाहूँगी बिल्कुल, बिल्कुल। अपने मीडिया और गुरुजी के थ्रू। इन्होंने बहुत काम किए हैं, तो मैसेज ये है हमारा कि जैसे ही हम डिग्रीज़ लेते हैं, बहुत एजुकेशन है इंडिया में, सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंडिया के लोगों का है, लिटरेसी। तो मैं ये चाहूँगी डिग्री के साथ साथ एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए संस्कार के साथ में, जो डिग्री के साथ दिया जाए। उससे क्या है, बच्चों में प्रोत्साहन होता है, एंड हम कहीं भी वर्ल्ड में जाते हैं तो भारत का नाम जुड़ता है उस चीज़ से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की अभी ज़रूरत भी है। और जैसे कि पंकज जी ने भी बताया, दिनेश जी ने भी बताया कि संस्कृति आधुनिकता के साथ साथ मिलकर चलेगी तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ व्यक्ति का निर्माण उचित होगा, बल्कि और अगर व्यक्ति का निर्माण उचित होता है तो देश का भी निर्माण उचित ही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हमारी इस आज की पेशकश में आधुनिक भारत, चिकित्सा और संस्कार में इतना ही। स्वर्णलता जी, दिनेश जी, पंकज जी, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।